हाय एवरीवन, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है एंड हेल्पफुल भी रहने वाला है। तो आपको जो मेन फोकस करना है वो करना है प्रीवियस के पेपर्स के ऊपर। मेरे से बोला भी यहाँ पे नहीं जा रहा, ठीक है। मेरी जो तबीयत है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, बट फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा और टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। और इस वैकेंसी की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप अच्छे से करना चाहते हो डिटेल्स के साथ, तो आपको मेरे पास कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा जिससे आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो, जो कि 1000 एज ए 999 के अंदर मिल जाएगा आपको। ये कोई ज़्यादा प्राइस नहीं है, अच्छे से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। पीवाईक्यू के सॉल्यूशंस, एमसीक्यू एक्सप्लेनेशंस, नोट्स, सब कुछ एवरीथिंग आपको मिल जाता है। चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं और इस पेपर को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। जितने क्वेश्चंस हो पाएंगे मैं सोल्व करवाने की कोशिश करूंगा। बाकी ज़्यादा तो मैं नहीं करवा पाऊंगा, बट जितने हो पाएंगे अच्छे से आपके सोल्व करवाऊंगा, ठीक है। देख सकते हो आपको जो सेक्शन ऑफिसर का पेपर है, जो कि 31 यहाँ पे मार्च के दिन बताया गया, जो कि 24 के दिन। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप्स रहेगा। ये प्रीलिम्स आपका ओनली फॉर प्री वाला एग्जाम्स। तो यहाँ पे देख सकते हो विंडो ड्रेसिंग यहाँ पे इम्प्लीज का यहाँ पे बताया गया। तो इसका जो राइट आंसर इन्होंने बता रखा है, ठीक है। यहाँ पे ओवर वैल्यूएशंस ऑफ एसेट्स आपका बता रखा है यहाँ पे। अब ये आंसर इसका यहाँ पे क्यों आ रखा है उसका मैं आपको रीजन बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको समझना होगा विंडो ड्रेसिंग होती क्या है। सबसे मेन चीज़ तो ये विंडो ड्रेसिंग का सिंपल मीनिंग है कि भाई अकाउंट्स की एक्चुअल जो पोजीशन होती है उसको अट्रैक्टिव दिखाना। अगर कंपनी के एसेट्स की वैल्यू एक्चुअल से ज़्यादा शो करे तो इससे ओवर वैल्यूएशंस ऑफ असेट्स कहेंगे। इसलिए करेक्ट आंसर है ओवर वैल्यूएशन ऑफ असेट्स आपका हो जाता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल से मैं समझा देता हूँ। मान लो कोई कंपनी है, ठीक है। यहाँ पे एक कंपनी समझ लो, मान लो, ठीक है। कंपनी के पास जो एक्चुअली एसेट्स की जो वैल्यू है वो 10 लाख है, ठीक है। यहाँ पे लेकिन बुक में एसेट्स को 12 लाख शो कर दिया गया है। तो इस चीज़ को मतलब समझो कि किसी भी चीज़ को बड़ा चढ़ा के दिखाना कंपनी की वैल्यूएशंस को। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन पर मंथ अंडर, यहाँ पे देख सकते हो आपका CGHS 4 यहाँ पे एम्प्लॉइज, यहाँ पे इन पे लेवल 12 यहाँ पे बताया गया एंड अबव यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको क्वेश्चन को समझना जरूरी है। आपका देख सकते हो CGHS का आपको फुल फॉर्म सबसे पहले याद रहना चाहिए कि भाई इस क्वेश्चन का फुल फॉर्म क्या होगा। तो इसका जो फुल फॉर्म हो जाता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम हो जाता है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की एक एम्प्लॉयज़ की और एलिजिबिलिटी आपकी बेनिफिशरीज को मेडिकल आपकी जो फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करता है आपकी को अच्छे से, ठीक है। तो इस चीज़ को समझो सबसे पहले आप। ट्यूशन जो आपका है वो स्पेशली पूछा जा रहा है कि भाई पे लेवल 12 एंड अबव के एम्प्लॉयज़ का जो मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन है वो क्या है। तो एग्जाम में आपको देख सकते हो इसका आंसर किस तरीके से आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे आपका 1000 यहाँ पे पर मंथ आपका बताएगा, जो कि आंसर इसका राइट होगा। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। अगर एम्प्लॉय पे लेवल 12 है या उससे ऊपर है तो मंथली CGHS कॉन्ट्रीब्यूशन 1000 होगा आपका। तो इस तरीके से आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। जब आप डिटेल्स में पढ़ते हो नोट्स को, CGHS की स्पेलिंग हो चुका है आपका, इसकी फुल फॉर्म हो चुकी है, पे लेवल के बारे में समझते हो, तो इस क्वेश्चन का आप अच्छे से सोल्व कर सकते हो। कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है आपका देख सकते हो व्हाट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज यहाँ पे बताया गया, जो कि क्वेश्चन का जो कि केस इक्विवेलेंट ऑफ लीव सैलरी एंड बोथ बताया गया है, जो कि लीव एंड हाफ पे लेवल जो कि पेबल आपका हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे टू रिटायर्ड आपका गवर्नमेंट सर्वेंट आपका बताया गया, जो कि 300 आपके डेज बताए गए। अब इस क्वेश्चन को समझना है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद उसका आंसर करना है। अच्छे से इस चीज़ को समझो। यहाँ पे गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायरमेंट के टाइम जो आपको एक्यूमुलेटेड आपकी एलिजिबिलिटी होती है, ठीक है। यहाँ पे लीव को केस में कन्वर्ट कर सकता है, इसे लीव इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ये जब आपको पता चलेगा जब आप अच्छे से नोट्स पढ़ोगे जो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो आंसर इसका हो जाता है यहाँ पे 300 डेज। अब स्कोर में आपको डिटेल्स में एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे अगर एम्प्लॉय की एलिजिबिलिटी जो आपका बताया गया है, अगर एम्प्लॉय की एलिजिबल लीव का बैलेंस 300 डेज है, ठीक है, तो मैक्सिमम जो उसका प्रिस्क्राइब्ड जो लिमिट तक होगा वो 300 डेज तक का ही होगा। यहाँ पे 300 डेज का केस इक्विवेलेंट मिल सकता है। मैं आपको अच्छे समझाता हूँ। इसका जो एग्जांपल है, एग्जांपल से आपको अच्छे समझ में आएगा। अगर एम्प्लॉय की एलिजिबिलिटी यहाँ पे बताया गया, एलिजिबल लीव को बैलेंस 300 डेज है, तो मैक्सिमम उसका जो प्रिस्क्राइब्ड जो लिमिट तक होगा वो 300 डेज का केस इक्विवेलेंट मिल सकता है। अगर 350 डेज बैलेंस हो तब भी मैक्सिमम लिमिट के अकॉर्डिंग 300 डेज ही इन केस आपका होंगे। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। रिटायरमेंट प्लस आपका लीव इन्हेंसमेंट तो 300 डेज हो जाता है दोनों को जब आप कैलकुलेट करते हो। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। एंड फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि आपका रेट्स हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे जो कि CEA के बारे में बताएगा, जो कि चिल्ड्रन आपका बताया गया एजुकेशन अलाउंसेस के बारे में, जो कि हुड भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे बताया गया है, जो कि यहाँ पे एवरी टाइम तो यहाँ पे आपका DA हो चुका है। यहाँ पे द रिवाइज्ड आपका हो चुका है पे स्ट्रक्चर गोज अप, यहाँ पे परसेंट आपको बताया गया, जो कि 25% एंड 50% आपका बताया गया। देख सकते हो यहाँ पे बेसिकली दो चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है, एक तो चिल्ड्रन एजुकेशन पॉलिसी एंड डी आपका बताया गया। तो इनका जो है रिवाइज आपका बताएगा, जो कि पे स्ट्रक्चर, इसके बारे में बताना है आपको परसेंट के अंदर। तो परसेंट के अंदर जो इसका आंसर दे रखा है वो 25%
हो चुका है एंड आपका यहाँ पे देख सकते हो, मैं अच्छे से ले लेता हूँ, यहाँ पे 25% हो चुका है एंड 50% आपका हो चुका है। ये इसका राइट आंसर क्या होगा? देखो सबसे पहले CEA की फुल फॉर्म आपको पता है। क्वेश्चंस का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका डियरनेस अलाउंसेस, लाइक आपका DA हो चुका है जो कि महंगाई भत्ता, जो कि ये क्या होता है 6 मंथ्स के अंदर ये रिवाइज होता रहता है। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। कुछ कुछ चीज़ें तो मैं वैसे आपको याद करवाते चल रहा हूँ। गिवन रोल्स के अकॉर्डिंग रिवाइज्ड पे स्ट्रक्चर में DA जब प्रिस्क्राइब्ड लेवल पर इंक्रीज होता है तो CEE रेट्स आपका हो चुका है, ऑटोमेटिकली रिवाइज होती है आपकी जो है, ठीक है। इस क्वेश्चंस में दो फिगर्स इंपॉर्टेंट है आपका, CEA इंक्रीज, ठीक है, DA इंक्रीज ट्रिगर आपका। तो CEA इंक्रीज कितना है 35% होता है, ठीक है यहाँ पे। आई होप ये चीज़ समझ में आ रही होगी। और DA जो इंक्रीज होता है वो होता है 50%, यहाँ पे बताया गया आपका, ओके। तो ट्रिक इसका अच्छे से आप समझो। सबसे पहले यहाँ पे इस क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन होते हैं, मतलब यानी कि कन्फ्यूजन करते हैं 35 और 50 में कौन सा किस चीज़ का है, ठीक है। यहाँ पे याद रखिए CEA जो आपका होता है वो 35% होता है और DA आपका होता है वो 50% आपका होता है। आई होप ये चीज़ समझ में आ रही होगी। यानी DA आपका जो होता है वो रिवाइज पे स्ट्रक्चर में 50% आपका इंक्रीज होने पर CEE की जो रेट्स होती है वो आपकी 35% ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती है आपकी। आई होप ये चीज़ समझ में आ रही होगी। तो ये इसका आंसर हो जाता है। आई होप इसको अच्छे से समझना है। सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो नोट्स अगर आपने याद कर रखे होंगे उसके बाद आप ये मेरा वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी जो बिगनर भी देख रहा है उसको भी मैं अच्छे से समझाते चल रहा हूँ। विदाउट नोट्स नहीं पढ़ोगे तो प्रीवियस के पेपर्स कैसे सोल्व कर पाओगे? वो तो एक आप उसको मजाक की तरह चीज़ों को ले रहे हो अच्छे से। तो इस चीज़ को अच्छे से समझो यहाँ पे, ओके। नंबर का क्वेश्चन आपका बताया गया, यहाँ पे देख सकते हो, जो कि आपका अर्न लीव यहाँ पे ऑफ अप टू 10 डेज बताया गया। 8 का देख सकते हो टाइम ऑफ अवेलिंग आपको बताया गया, जो कि LTC इज परमिटेड आपका हो चुका है, प्रोवाइडेड ए बैलेंस हो चुका है, ऑफ ए डेज आपका EL इज अवेलेबल एट द क्रेडिट टू ए आपका गवर्नमेंट यहाँ पे सर्वेंट आपका बताया गया, जो कि 30 डेज का आपका बताया गया। आई होप इस क्वेश्चन को भी समझने से पहले आपको LTC जो आपका हो चुका है यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको फुल फॉर्म सब चीज़ों की समझनी है। LTC की जो फुल फॉर्म होती है वो लीव ट्रेवल कॉन्सेशंस आपका होता है, ठीक है। यहाँ पे गवर्नमेंट सर्वेंट LTC अवेल जो करते हैं आपका अवेल करते वक्त जो उसका प्रिस्क्राइब्ड होता है कंडीशंस के सब्जेक्ट्स, तो अप टू आपका 10 डेज का जो होता है वो अर्न लीव इन केस आपका कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे 10 डेज का, ओके। ये चीज़ समझ में आ रही होगी आपको। लेकिन क्वेश्चंस ये नहीं पूछ रहा है कि कितने डेज इन केस कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ रहा है कि EL जो बैलेंस आपका वो कितना अवेलेबल होना चाहिए। तो आंसर इसका जो है वो 30 डेज आपका बताया गया है। आई होप ये चीज़ समझ में आ रही होगी। एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है। अगर आपका जो EL है, ठीक है, यहाँ पे EL बैलेंस आपका बताया गया है, जो कि EL का जो बैलेंस है वो 32 डेज है, ठीक है। यहाँ पे तो कंडीशंस आपका जो है वो सेटिस्फाई है, ठीक है। अगर EL बैलेंस 25 डेज है और 30 डेज आपका रिक्वायरमेंट सेफ्टी नहीं होती तो ये चीज़ है आपका। आई होप ये चीज़ समझ में आ रही होगी, इसलिए इसका जो है 30 डेज आएगा आंसर। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और एक बार मैं एक ट्रिक और आपको समझा देता हूँ। LTC EL का जो इन्वेस्टमेंट वो आपका 10 डेज हो जाता है तो बैलेंस इसका 30 डेज होगा। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नंबर का जो क्वेश्चन देख सकते हो यहाँ पे, जो कि आपका बताया गया GPF आपका हो चुका है, जो कि CS रूल्स आपका इन 1960 बताया गया, सेल नॉट अप्लाई टू गवर्नमेंट आपका सर्वेंट जो कि अपॉइंटेड बताया गया ऑन और आफ्टर आपका बताया गया, ठीक है। तो इसका 1 जनवरी 2004 इसका दिया गया। ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ओके। सो सबसे पहले मैं आपको फुल फॉर्म क्लियर कर देता हूँ। जो GPF आपका होता है इसकी जो फुल फॉर्म होती है आपकी वो जनरल आपका प्रोविडेंट फंड होता है आपका, ठीक है। ओल्ड जो पेंशन है, ठीक है, यहाँ पे GPF फ्रेमवर्क और NPS आपका हो चुका है। इम्प्लीमेंटेशंस को एक कॉन्टेक्स्ट होता है, उनमें जो जनवरी 2004 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, ठीक है। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो कि अपॉइंटमेंट जो कि बताया गया ऑन आफ्टर 1 जनवरी 2004 यहाँ पे रखा गया, जो कि जनरली NPC का फ्रेमवर्क के अंडर है, ठीक है। यहाँ पे तो ये तो एक डेट को बस याद रखना है, ये डेट है बस ओनली फॉर थ्योरी क्वेश्चन आपका, ठीक है। सो यहाँ पे आते हैं, ठीक है, जो कि आपका 7 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पे न्यूमेरिकल आपका बताया गया, जो कि ग्रेडिंग 2 भी देख सकते हो आपका अवार्डेड बाय रिपोर्टिंग एंड आपका रिव्यूइंग हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे ऑथोराइज हो चुका है आपका इन अपार इज ऑन स्केल ऑफ बताया गया, जो कि 1 to लेके आपका 10 बता रखा है यहाँ पे अच्छे से। तो अच्छे से समझे पहले अपार की जो फुल फॉर्म होती है उसको समझो सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पे एनुअल परफॉर्मेंस आपका हो चुका है, अप्राइजल रिपोर्ट होती है इसकी जो फुल फॉर्म होती है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंस होती है, ठीक है, यहाँ पे उसको इवेल्युएट करने के लिए आपका अपार यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे अपार की जो फुल फॉर्म मैंने बता दी। एंड न्यूमेरिकल ग्राइंडिंग की मैं बात करूँ तो 1 से लेके यहाँ पे 10 दे रखा है। एग्जाम्पल से समझो, ठीक है। यहाँ पे एम्प्लॉय को 9 रेटिंग मिलती है, 9 रेटिंग मिलती है, अच्छे से समझो सबसे पहले, ओके। 7 नंबर क्वेश्चन की बात है। एम्प्लॉय को जो रेटिंग मिलती है वो 9 मिली है, ठीक है। यहाँ पे तो 9 मिली है तो कितनी बात अच्छी बात है, हाई परफॉर्मेंस हो चुकी है 9 पे। एम्प्लॉय को 5 रेटिंग मिली है तो एवरेज हो चुकी है, वो मॉडरेट लेवल की हो चुकी है। तो अच्छे से ये आपका एक रेटिंग का बताएगा ये क्वेश्चन। आई होप ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। अब यहाँ पे जो नंबर 8 का क्वेश्चन है वो देख सकते हो, जो कि अपार के बारे में। अपार इज ग्रेडेड, जो कि आपका बिटवीन 8 एंड आपका 10 विल बी रेट्स एज बताएगा, जो कि आउटस्टैंडिंग है यहाँ पे इसका आंसर।
आउटस्टैंडिंग क्या हुआ, अपार एक न्यूमेरिकल ग्राइंडिंग में देख सकते हो 8 to 10 आपका होता है आउटस्टैंडिंग। क्वेश्चंस डायरेक्ट आपका फैक्चुअल है यहाँ पे, जो कि एग्जांपल से समझिए इस चीज़ को। ऑफिसर को 8.5 रेटिंग मिलती है, अच्छे समझो 5 पॉइंट रेटिंग मिली है तो आउटस्टैंडिंग हो जाता है वो। ट्रिक 8+ से ऊपर रेटिंग यहाँ पे तो वो आउटस्टैंडिंग हो चुका है आपका। ओके, आई होप ये समझ में आ गई कि 8 से ऊपर जो कि आउटस्टैंडिंग इसका आंसर होगा। थोड़ा बहुत थ्योरी भी था और थोड़ा बहुत आपका प्रैक्टिकल तरीके से भी था, बट ज़्यादा हार्ड नहीं था क्वेश्चन। 9 नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पे देख सकते हो, जो कि ज्वाइनिंग टाइम इज नॉट यहाँ पे आपका अलाउड बताया गया है इन केस ऑफ जो कि आपका टेम्परेरी ट्रांसफर फॉर ए पीरियड अप टू आपका बताया गया है, जो कि 180 डेज आपका बताया गया है। अच्छे से समझना इस चीज़ को, मैं अच्छे से समझाऊंगा आपको फिर भी, ठीक है। ज्वाइनिंग का यहाँ पे बताया गया है, ज्वाइनिंग टाइम इज नॉट अलाउड इन केस आपका बताया गया है, ठीक है, यहाँ पे इन केस ऑफ, ठीक है, जो कि टेम्परेरी आपका ट्रांसफर फॉर ए पीरियड इसका अप टू 180 डेज का यहाँ पे बताया गया है 9 के अंदर। टेम्परेरी ट्रांसफर अप टू 180 डेज बताया गया। कॉन्सेप्ट से समझो इस चीज़ को। ज्वाइनिंग टाइम का पर्पस होता है कि एम्प्लॉय का ओल्ड स्टेशन से न्यू प्लेस पोस्ट पर ज्वाइन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल टाइम देना, अच्छे से, ठीक है, यहाँ पे अच्छे समझो। लेकिन टेम्परेरी ट्रांसफर अगर आपका प्रिस्क्राइब्ड शॉर्ट ड्यूरेशन का हो तो ज्वाइनिंग टाइम आपका देख सकते हो जो होता है एडमिसिबल आपका होता है, तो उसका जो टाइम होता है वो एडमिसिबल आपका नहीं होता है। इस क्वेश्चंस की जो आंसर की के अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ, जो टेम्परेरी ट्रांसफर अप टू 180 डेज का जो रखा गया है वो टेम्परेरी 180 डेज जो कि नो ज्वाइनिंग टाइम रहता है, ठीक है, यहाँ पे। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। एंड 10 नंबर का देख सकते हो, इन केस ऑफ एयर आपका ट्रेवल जो कि मैक्सिमम ज्वाइनिंग टाइम अवेलेबल जो कि बताया गया इस 12 डेज का आपका बताया गया। इन क्वेश्चंस को क्या है, देखो मैं सीरियसली फिर भी बता रहा हूँ, आप नोट्स पढ़ोगे तब जाके आपको क्लियर हो पाएगी। अगर जो स्टूडेंट्स नोट्स पढ़ रखे हैं अच्छे से, उनको याद कर रखे हैं, तो उनको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। और मैं चीज़ों को इतना एडवांस भी नहीं पढ़ा रहा आपको कि आपको एडवांस पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। इसका कॉन्सेप्ट समझना, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसफर के बाद जो एम्प्लॉय को न्यू प्लेस पर जो ज्वाइनिंग करने के लिए ज्वाइनिंग टाइम मिलता है, एक्चुअली समझो इसको। क्वेश्चंस स्पेसिफिकली जो आपका होता है वो एयर ट्रेवल का मैक्सिमम पूछ रहा है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं पूछ रहा। तो आंसर इसका यहाँ पे 12 डेज बताया गया है। अब इसको अच्छे समझना, अगर क्वेश्चंस में एयर ट्रेवल आपका मेंशन हो, ठीक है, यहाँ पे अगर क्वेश्चंस में एयर ट्रेवल आपका मेंशन हो तो ज्वाइनिंग टाइम के जो आंसर होगा यहाँ 12 डेज रिमेंबर करना है बस, ओनली फॉर आपको। आई होप ये समझ में आ गया होगा। व्हाट वाज द देख सकते हो मोटो डू की आपका डिसाइडेड फॉर एनसीसी इन अक्टूबर आपका बताएगा, जो कि 1980 आपका बताएगा। तो इसका जो आंसर वो यूनिटी एंड डिसिप्लिन आपका बताएगा। 11 नंबर का जो क्वेश्चन है, एनसीसी का मोटो का इसको अच्छे समझो सबसे पहले, ओके, जो कि यूनाइटी होता है एंड डिसिप्लिन होता है, इसका अच्छे समझो। एनसीसी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आपकी नेशनल कैडेट कोर्स आपका होता है। एनसीसी का जो मोटो होता है वो यूनाइटी एंड डिसिप्लिन होता है इस चीज़ का। मीनिंग समझो सबसे पहले, यूनाइटी का मतलब आपको पता होगा, आई होप ये चीज़ तो आपको पता होगी, बट बताता हूँ। यूनाइटी का मतलब होता है एकता, डिसिप्लिन का मतलब होता है आपका अनुशासन, अच्छे से। तो एनसीसी की जो फुल फॉर्म हो जाती है, अच्छे से अगर अपन कैलकुलेट करें इस चीज़ को, यूनाइटी प्लस आपका डिसिप्लिन हो जाता है। तो आई होप ये एक आपका बिल्कुल थ्योरी क्वेश्चन था, कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं था इसके अंदर। 12 नंबर पे क्वेश्चन पे आ जाओ, ठीक है। इफ़ द ऑफिशियली इज देख सकते हो रिलाइव्ड ऑफ ओल्ड पोस्ट इन द आपका आफ्टरनून बताया गया ऑफ ए डे, द ज्वाइनिंग टाइम देख सकते हो जो कि आपका कॉमेंसेस आपका जो कि ज्वाइनिंग टाइम आपका बताया गया फ्रॉम यहाँ पे। तो इसको अच्छे समझो, द नेक्स्ट डे होगा इसका आंसर। रीजन मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चंस में आफ्टरनून जो वर्ड है वो इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो आफ्टरनून है इसके अंदर। अगर एम्प्लॉय को आफ्टरनून में रिलाइव किया गया है तो ज्वाइनिंग टाइम नेक्स्ट डे से आपका जो कि कॉमन साहब का होगा, ठीक है, यहाँ पे कॉमन साहब का होगा, ठीक है। एग्जाम्पल समझो इसको, एम्प्लॉय का जो मंडे आफ्टरनून रिलाइव हुआ है तो ज्वाइनिंग टाइम स्टार्ट होगा ट्यूसडे को, ठीक है। यहाँ पे तो ट्रिक आफ्टरनून रिलाइव एंड नेक्स्ट डे आपका होगा, ठीक है। यहाँ पे तो द नेक्स्ट डे इसका आंसर, राइट आंसर। एक गवर्नमेंट सर्वेंट यहाँ पे देख सकते हो जो कि सीकिंग आपका वॉलंटरी बताएगा, जो कि रिटायरमेंट इज रिक्वायर्ड अंडर रूल 48 है टू गिव टू द यहाँ पे बताया अपॉइंटिंग जो कि आपका ऑथोराइटी आपका बताया एंड नोटिस आपका बताया। तो इसका जो आंसर होगा वो एटलीस्ट आपका 3 मंथ्स होगा। रीजन मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। एटलीस्ट 3 मंथ्स यहाँ पे बताया गया है। तो इस चीज़ को अच्छे समझो सबसे पहले, जो वॉलेंट्री आपका होता है रिटायरमेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे तो एम्प्लॉय जो है वो अपनी सर्विस वॉलेंट्री यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे वॉलेंट्रीली को रिटायर्ड करना चाहता है, सबसे मेन चीज़। तो CSS जो पेंशन रूल का जो रूल नंबर 48 बताया गया कि जो आपका कॉन्टेक्स्ट हो जाता है अच्छे से, तो 3 मंथ्स का आपका बताया गया है। एग्जाम्पल से समझाता हूँ, अगर एम्प्लॉय 1 जनवरी से वॉलेंट्री रिटायरमेंट लेना चाहता है तो नोटिस पीरियड को ध्यान में रखते हुए पहले नोटिस देना होगा उसको। तो इसका जो रूल है वो ट्रिक 40A हो जाता है, जो कि रूल नंबर 40 है, जो कि 3 मंथ्स का नोटिस देना पड़ता है। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। एंड जो 40 नंबर का क्वेश्चन है, द क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ एन एम्प्लॉय हु OPTS आपका बताएगा फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट आफ्टर आपका कंप्लीशन ऑफ 30 ईयर्स ऑफ सर्विस एल बी इंक्रीज बाय। तो इसका 3 ईयर्स आंसर है। इस चीज़ को भी अच्छे से क्लियर कर देता हूँ मैं आपकी। क्वेश्चंस में 30 ईयर्स जो कि सर्विस ऑलरेडी कंप्लीट है यहाँ पे,
तो स्पेसिफाइड जो पेंशन का रूल्स होता है कि बेनिफिट के अकॉर्डिंग आपको जो क्वालिफाइंग सर्विस में अच्छे समझो। सबसे पहले 3 इयर्स का इसके अंदर एडिशंस आपका बताया गया है, ठीक है। 3 इयर्स का एग्जाम्पल से समझो। एक्चुअली जो क्वालिफाइंग सर्विस होती है वो 30 ईयर्स से यहाँ पे बताई गई है आपकी। बेनिफिट जो रहता है आपको वो प्लस आपका 3 रहता है, 3 इयर्स का रहता है ओनली फॉर, ठीक है। जो कि आपका नेशनल क्वालिफाइंग सर्विस 33 इयर्स हो जाती है आपकी। आई होप ये चीज़ समझ में आ रही होगी। फिर से मैं समझाता हूँ। ये बेनिफिट क्या होता है इसको अच्छे समझो। ये बेनिफिट एक्चुअली सर्विस को लिटरली 33 इयर्स काम किया हुआ नहीं बनता, बल्कि पेंशन को कैलकुलेशंस के रूल्स के अंडर क्वालिफाइंग सर्विस का बेनिफिट है। ट्रिक 30 इयर्स प्लस आपको VRS आपको जोड़ देना है, तो 3 इयर्स ये हो चुका है आपका। तो 3 इयर्स हो चुका है आपका ओनली फॉर, ठीक है। डियरनेस अलाउंसेस इज टू कंसिडर्ड टू कैलकुलेशन ऑफ बताया गया आपका, जो कि यहाँ पे ग्रेट्युटी आपका। ओके, राइट आंसर। ग्रेट्युटी रिटायरमेंट सेपरेशन के टाइम पेबल, जो कि आपका लमसम बेनिफिट है, एक तरीके से लमसम का बेनिफिट के अंदर इसको काउंट करते हैं। सब्जेक्ट टू आपका एप्लीकेबल रूल्स होता है, अच्छे से समझना, ठीक है। यहाँ पे गवर्नमेंट सर्विस में एप्लीकेबल जो कि आपका बताया गया है, जो कि कैलकुलेशन में DA का रूल होता है आपका। बेसिक चीज़ है, थ्योरी की चीज़ है, बस कुछ यहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं है। बेसिक पे हो चुका है, प्लस आपका एडमिसेबल आपका DA को रिलेवेंट कैलकुलेशन फ्रेमवर्क में कंसिडर किया जा सकता है। तो DA बस एक ग्रेट्युटी होता है आपका, ठीक है। थ्योरी क्वेश्चन है। फुल फॉर्म ऑफ GFR की यहाँ पे जनरल फाइनेंशियल रूल्स, थ्योरी क्वेश्चन है, तो याद कर लीजिएगा। विच इज़ नॉट कंसिडर्ड आपको बताया गया एज ए सस्पेक्ट मटेरियल फ्रॉड, ये सब कुछ आपको बताया गया। तो ये भी इजी क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा है नहीं यहाँ पे, कुछ हैवी क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे। अच्छे से इस चीज़ को आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन इनको सोल्व कर लेना। ज़्यादा क्वेश्चन मैं सोल्व करवाने यहाँ पे करवाऊंगा आपको, तो ये वीडियो की काफ़ी लेंथ काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके कब सोल्व हो पाएंगे आपके से अच्छे से? वो क्वेश्चंस तभी आपसे सोल्व हो पाएंगे जब आपने अच्छे से इन क्वेश्चंस को पढ़ रखा है अच्छे से। इन क्वेश्चंस के आपको नोट्स पढ़ रखे हैं आपने। NFSU का जो सिलेबस ऑफिशियली इन्होंने निकाल रखा है, उस सिलेबस का जो वीडियो आपने नहीं देखा तो वो सबसे पहले वीडियो को देखो और नोट्स याद करो। विदाउट नोट्स के कुछ भी क्वेश्चंस नहीं बनेंगे आपसे, एक भी क्वेश्चंस नहीं बनने वाला अगर आप ये चीज़ सोचने लगोगे, ठीक है। तो 50 नंबर का जो क्वेश्चंस पे आते हैं सबसे पहले, ठीक है, इसको भी याद कर लीजिएगा। इजी क्वेश्चन है यहाँ पे। द स्किल इंडिया जो कि मिशन वाज यहाँ पे लॉन्च्ड इन द विच ईयर, जो कि आपका 2015 के अंदर हुआ था, ठीक है। मैं बताता हूँ। स्किल इंडिया का मिशन का ऑब्जेक्टिव समझो। सबसे पहले यूथ को स्किल्स प्रोवाइड करना है इसका। ज़्यादातर क्वेश्चंस आएंगे आपके, ज़्यादातर थ्योरी टाइप क्वेश्चंस आएंगे, प्रैक्टिकल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बट ज़्यादातर थ्योरी के यहाँ पे आएंगे। तो इसका एग्जाम्पल समझो सबसे पहले अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे वोकेशन आपकी स्किल्स हो चुकी है, जो कि टेक्निकल स्किल्स हो चुकी है, एम्प्लॉयबिलिटी आपकी स्किल्स हो चुके हैं। तो ट्रिक इसके अंदर बस बेसिक कुछ नहीं लगाना। स्किल इंडिया जो कि आपका 2015 के अंदर हुआ था, बस थ्योरी क्वेश्चन ओनली फॉर। अकॉर्डिंग टू NEP 2020 आपका बताया गया, जो कि मल्टीपल जो कि एंट्री एग्जिस्ट हो चुका है। इज पॉसिबल ड्यूरिंग विच लेवल अंडर ग्रेजुएट, इसका आंसर क्यों। 4 इयर्स आपका जो होता है वो UG प्रोग्राम होता है। तो स्टूडेंट्स क्या होता है, स्टूडेंट्स एक प्रिस्क्राइब्ड जो स्टेज होती है, स्टेज पर वो एग्जिट करता है, ठीक है। तो उसको रिलेवेंट अपन क्रेडेंशियल बोलते हैं। बाद में री एंटर कर सकता है, तो सब्जेक्ट को अपन एप्लीकेबल फ्रेमवर्क बोलते हैं। तो आपका NEP हो चुका है, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी है आपका। UG जो कि मल्टीपल एंट्री जो कि एग्जिस्ट होता है, तो ये अंडर ग्रेजुएट है। बस थ्योरी टाइप क्वेश्चन है, ये बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चंस भी नहीं हो पाएंगे तो कैसे सोल्व करोगे वहाँ पे। अकॉर्डिंग इन NEP बताया गया 2020 आपका। हाउ विल भी देख सकते हो, हाउ विल द स्ट्रक्चर ऑफ द स्कूल एजुकेशन सिस्टम चेंज फ्रॉम द 10+12 आपका हो चुका है यहाँ पे, जो कि फॉर्मेट आपका बताया गया यहाँ पे। 10+2 आपका स्ट्रक्चर, जो कि 5+3+3+4 आपका हो चुका है, जो कि यहाँ पे बताया गया 5+3+3+4 आपका बताया गया। आई होप इसका जो आंसर वो किस तरीके से है बताता हूँ आपको अच्छे से। सबसे पहले अच्छे से समझो इस क्वेश्चन को कि भाई क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। डिटेल्स के अंदर मैं आपको समझाता हूँ। जो 5 नंबर यहाँ पे दिया गया है वो फाउंडेशनल स्टेज होती है। 5 नंबर का मतलब समझो। 3 से लेके 8 ईयर्स आपका होता है, जो कि अप्रोक्सीमेटली आपका होता है। 3 का मतलब समझो सबसे पहले, जो कि आपका प्रिपरेटरी आपका स्टेज होता है। 3 जो इसके बाद का है वो मिडिल स्टेज होता है आपका, ठीक है। जो 4 आपका बताया गया वो होता है एक सेकेंडरी स्टेज होता है। तो ये चीज़ है। अगर ओल्ड स्ट्रक्चर के अपन देखें तो क्लासिफिकेशंस को रिप्लेस करता है। तो ट्रिक बस यही है इसकी। इन बस क्वेश्चंस को समझो। 5 का मतलब क्या होता है, 3 का बस अच्छे से आप चूज कर पाओगे वहाँ पे आंसर, ठीक है। आपका 53 क्वेश्चंस पे आते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यहाँ पे बताएगा, जो कि यहाँ पे जो कि आपका प्रोसीड NEP हो चुका है, जो कि 2020 इन द यहाँ पे ईयर बताया गया है, जो कि 1986 आपका हो चुका है। इस चीज़ को समझना है, जो कि इंडिया में जो मेजर नेशनल जो पॉलिसी ऑन एजुकेशन की वो 1968 थी। देन उसके बाद हुई थी 1986, देन उसके बाद हुई थी 2020 आपका, जो कि टाइमलाइन चलते आ रहा है, जो कि 1968, 1986, उसके बाद 2020 आपका। तो ये यहाँ पर आंसर होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पे 1968 के बाद देन आपका 1986 आपका होगा। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। एंड जो 54 नंबर का क्वेश्चन है वो देख सकते हो यहाँ पे, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बाज यहाँ पे बताया गया है आपका। रीनेम्ड एज मिनिस्टर ऑफ HRD इन विच ईयर, जो कि 1985 है। ये भी एक तरीके से थ्योरी क्वेश्चन है।
हिस्ट्रिकल जो आपका सीक्वेंस था उसको समझो सबसे पहले इनिशियली अच्छे से। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो कि 1985 के अंदर थी, रीनेम जिसका किया गया था वो देख सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट जो कि HRD के अंतर्गत आता है। HRD की फुल फॉर्म याद हो गई होगी आपको अच्छे से, ठीक है, जो कि 2020 के रीनेम्ड फिर बैक हुआ था एज अ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो यही चीज़ है, बस ये थ्योरी क्वेश्चन है, थ्योरी बाई क्वेश्चन है बस। तो थ्योरी क्वेश्चन को तो याद ही करना पड़ता है, आपको पता है। अगर प्रैक्टिकल में होता तो मैं प्रैक्टिकल में समझाता भी आपको अच्छे से। यहाँ पे ये भी एक क्वेश्चन थ्योरी टाइप ही आपका क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको भी अच्छे से चेकआउट कर लीजिएगा। 58 क्वेश्चन है वो भी आपका थ्योरी टाइप है, एंड 57 नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पे इसको भी यहाँ पे देखो अच्छे से, ये भी थ्योरी टाइप क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो ये ज़्यादा कुछ क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। 58 को एक बार बताता हूँ मैं, जो कि यहाँ पे हु वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ आपका एजुकेशन इन इंडिया आफ्टर रिमाइंड जो कि रीनेमिंग इट फ्रॉम मिनिस्टर ऑफ HRD आपका जो कि रमेश, ये भी एक तरीके से बस थ्योरी क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चंस को अगर मैं यहाँ पे करवाने बैठूंगा आपको अच्छे से, तो आप खुद ही समझो इस चीज़ को कि थ्योरी टाइप क्वेश्चन है आपके, इनको आप खुद भी सोल्व कर सकते हो अगर आपने क्वेश्चंस पढ़ रखे हैं अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो जो आपका क्वेश्चन यहाँ पे बताया गया 67 जो कि आपका, बस ये इस सबसे पहले इनकी फुल मीनिंग जानो अच्छे से, ठीक है, कहना क्या चाह रहे हैं, उसके बाद बेसिक चीज़ें हैं यहाँ पे। 68 क्वेश्चंस को समझा देता हूँ एक बार, जो कि यहाँ पे जो कि आपकी यहाँ पे देख सकते हो स्टेचुरी आपकी बॉडी जो कि होती है नेमली ऑफ द बताएगा जो कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ विच मिनिस्टर। तो यहाँ पे देख सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसका जो बताया गया वो PCL का सबसे पहले मतलब समझो, PCI का सबसे पहले फुल फॉर्म समझो, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, हेल्थ फार्मेसी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से रिलेटेड स्टेचुरी बॉडी ट्रिक। PCI का मतलब हो चुका है हेल्थ मिनिस्टर, बस दैट्स इट। ओके, सो नीचे आ जाओ यहाँ पे। इन क्वेश्चंस को देखो आप अच्छे से सोल्व कर सकते हो, अगर मैं यहाँ पे करवाने बैठूंगा आपको तो काफ़ी लॉन्ग ये वीडियो हो जाएगी, और मेरे को कुछ ऐसा लगा नहीं इस क्वेश्चंस को पेपर को पूरे को देखते हुए अभी मैं आपके सामने सोल्व करने बैठा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये वीडियो भी एक्चुअली नाइट के अंदर शूट हो रहा है, मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा, बट फिर भी मैंने सोचा कि नहीं आपके लिए सोल्यूशन बनाना चाहिए। आप अच्छे से जब कोर्स लोगे तो उसी में प्रिपरेशन हो जाएगी, कुछ ज़्यादा लंबी चीज़ें हैं नहीं। ये प्रैक्टिकल तरीके से एग्जाम नहीं हो कि भाई प्रैक्टिकल तरीके से ये इसका प्रीलिम्स जो बता रहा हूँ, ये बिल्कुल थ्योरी टाइप है। अगर नोट्स पढ़ के चल जाओगे तो डायरेक्ट आंसर कर दोगे, कुछ ही फ्यू क्वेश्चन ओनली प्रैक्टिकल तरीके से। तो 77 यहाँ पे देख सकते हो जो कि व्हाट स्टैंड्स ऑफ GEM आपको बताएगा, जो कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, बस दैट्स इट। ये भी थ्योरी क्वेश्चन है। ओके, इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। गवर्नमेंट ऑफिसर को कंप्यूटर जो होता है उसको फर्नीचर आपका होता है, फर्नीचर आपका स्टेशनरी हो चुका है, इट्स परचेज करना है, तो JEM प्लेटफॉर्म एज ए आपका प्रोक्यूरमेंट हो चुका है जो कि प्रोसेस में यूज हो सकता है। तो आई होप ये हो चुका है एक मार्केट प्लेस, ठीक है। अच्छे से समझोगे क्वेश्चंस को, अगर अच्छे से रीड आउट करने के बाद आप करते हो सोल्व, तो क्वेश्चंस इतना लॉन्ग जाता ही नहीं कि भाई क्वेश्चंस आपसे सोल्व नहीं होगा। ये बेसिक क्वेश्चन है बस ओनली फॉर। आई होप इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से सोल्व कर लेना, रीड आउट कर लेना अपने अकॉर्डिंग। अगर कहीं पे भी कुछ डाउट रहता है तो आप कनेक्ट कर सकते हो मेरे से कि नहीं सर ये डाउट था हमारा। ओके, तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो। एट 1999 के अंदर आपको कोर्स मिल जाएगा, आप बाई कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएंगे, आप डायरेक्ट मेरी टीम को रीच आउट कर सकते हो, एंड टीम जैसे फ्री होगी तो वो आपसे कनेक्ट कर लेगी। ओके, बाकी हाँ इस वैकेंसी की रेगुलर अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो।